नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए सामान्य विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की थी, यह इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, जो अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और ऊपर आई बटन पर भी लिंक आ रहा है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज में हम 3000 प्लस MCQ को सोल्व करेंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी 2018 और उससे पहले के सभी ग्रुप डी में जो कि रेलवे के साथ में पूछे गए हैं, उन सभी का इसमें संग्रह है। 100% रियल ओरिजिनल क्वेश्चन रहेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सामान्य विज्ञान के और सामान्य जीके के सभी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएँ। तो मिलते हैं आज के आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट आप देख सकें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आज के वीडियो में हम टोटल 35 क्वेश्चन हल करेंगे और उससे पहले वाले में हमने 35 प्लस क्वेश्चन हल किए थे। तो आज टोटल 70 क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलिए आज के पहले प्रश्न की बात करें तो पूछा है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यह जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। यानी जब मधुमक्खी का डंक लगता है तो उसका इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसके द्वारा जो जलन होती है उसको कम कर सकें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेकिंग सोडे का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 38 पर पूछा है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना भाग होता है? यानी पृथ्वी पर और चंद्रमा के भार में कितने का अंतर होता है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, 1/6 भाग का अंतर होता है। अगर यहाँ पर किसी का भार 60 है तो चंद्रमा पर इसका भार सिर्फ 10 होने वाला है, क्योंकि इसका 1/6 हो जाता है। तो 1/6 की बात करें तो यह 10 किलो हो जाएगा। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 39 में पूछा है कि 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का उपयोग किया गया है, तो भार डैश की ऊंचाई तक उठाया जा सकता है। यानी तो इसके द्वारा भार को कितने सेंटीमीटर तक उठाया जा सकता है? तो भार को उठाने के बराबर, तो इसका मतलब होता है W बराबर mg, जहाँ पर 9800 बटा 70 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब रहेगा 14 मीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछते तो 140 सेंटीमीटर हो जाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 मीटर तक उठाया जा सकता है। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 40 में पूछा है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकांग विरल रूप से संचरित होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरेन्काइमा, जो कि अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए अंतर्विरल रूप में संचरित होते हैं। तो वह पेरेन्काइमा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 41 में पूछा है, तत्व डैश का परमाणु सबसे कम तथा तत्व डैश का परमाणु सबसे कम छोटा होता है। यानी कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा होता है और कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे कम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीजियम और हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा तो सीजियम का हो जाएगा और सबसे कम हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान है। यानी ऐसा कौन सा तत्व है, परमाणु क्रमांक है जो कि मैग्नीशियम के समान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, जो कि मैग्नीशियम के समान रासायनिक गुण दर्शाता है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 43 में पूछा है, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल स्थित होते हैं? यानी 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो इसमें कुल 0.255 मोल होते हैं। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा 0.225। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 45 में पूछा है, परमाणु के भीतर
न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। यानी जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर बल लगाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे नाभिकीय बल के नाम से जाना जाता है। बी इसका सही जवाब रहेगा, नाभिकीय बल। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 46 में पूछा है ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। यानी ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसकी ऑक्सीजन की संयोजकता 7 हो जाएगी, क्लोरीन की संयोजकता 7। तो डी इसका ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 47 है कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। यानी अगर जो कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ऑन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑन के नाम से इसे समाप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 48 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। यानी नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर ए वर्षण में होता है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 है, इसकी बात करेंगे। तो इसमें पूछा है 220 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 kg के द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के सम्मुख से निकलने वाली गति 90 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 3 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड इसकी गति होगी। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है। इसमें पूछा है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो यह तो सिर्फ थ्योरेटिकल है। तो कार्य करने की दर को शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो सी इसका सही जवाब रहेगा, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 51 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 51 में पूछा है बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। यानी बेकिंग पाउडर किससे बना हुआ है? तो यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल से बना होता है। तो सी इसका सही जवाब रहेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 52 में पूछा है डैश कोर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। यानी उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ऑप्शन नंबर डी के अनुसार सुबेरिन के नाम से जाना जाता है। तो सुबेरिन जो कि कोर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की। तो क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की ओर झुकता है कहलाता है। यानी यह किसके कारण होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यह ऑक्सीजन के कारण होता है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीन। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। तो क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। इसमें पूछा है साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। यानी साधारण नमक के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की। तो क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है अगला प्रश्न है परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। यानी वह कौन से तत्व कौन सी श्रेणी में आता है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, या डी ब्लॉक तत्व होते हैं जो कि 57 नंबर तत्व है, वह डी ब्लॉक श्रेणी में आता है। तो बी इसका सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की। तो क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो इसमें पूछा है कार्य शून्य की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो किए गए कार्य और विस्थापन शून्य माना जाता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है एक सेल के विस्फोटक के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस अवस्था में क्या संरक्षित रहता है? यानी एक सेल के विस्फोटक के बाद कौन सी स्थिति संरक्षित रहती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तो उस समय संवेग स्थित रहता है। तो डी इसका सही जवाब रहेगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है
किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड से कंपन 40 कंपन करता हुआ पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 16 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति हो जाएगी। तो ए इसका सही जवाब रहेगा। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 59 में पूछा है समूह डैश के निष्क्रिय गैसें हैं, यानी कौन से समूह में निष्क्रिय गैसें रखी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 नंबर समूह में निष्क्रिय गैसों को रखा गया है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज के अंतिम क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा है पहाड़ से गिर रही वस्तु में होती है, यानी पहाड़ से गिर रही वस्तु में क्या चीज़ स्थित होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों निश्चित होती है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। तो डी इसका सही जवाब होगा। यह था आज का रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले एनालिसिस वीडियो और साथ ही साथ आप अगर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।